जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। ये जो आप देखें, ईरान के अंदर एक चीज चल रही है जो काफी टाइम से हमको पता चल रहा है कि भाई ये जो वहां पर मुल्ला कोalition है, ठीक है, जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और ये जितने खमीनी और ये जितने भी बैठे हुए हैं आज ईरान के लोगों को पकड़ के बैठे हुए हैं, उसको हटाने की काफी सारी प्लान्स बैक एंड में चल रही हैं। अमेरिकन जो है, आपको पता ही है, गहरा राज्य जो उनकी बात नहीं सुनता है उसके अंदर ये कुछ उल्टे सीधे काम करने की कोशिश करते हैं। भारत में भी करते हैं, लेकिन भारत में सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है। बट ईरान कंपैरेटिवली छोटा है और एक होमोजेनियस पॉपुलेशन है जहां पर सिमिलर व्यूज हैं, सिमिलर रिलीजन है, सिमिलर अंडरस्टैंडिंग है सिचुएशन के बारे में। तो वहां पर कुछ इंपैक्ट करने की ऑब्वियसली वो कोशिश करते हैं, जिस तरह से बांग्लादेश में किया गया। ना कोशिश चल रही है, और इसमें मैं आपको बताऊं, अगर आपको याद होगा जी, जो महसा अमीन की किलिंग हुई थी उसके अंदर काफी जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए थे, जिसको गहरे राज्य के टट्टुओं ने खूब फैलाया था। और मैं उसमें बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करता, क्योंकि जो वहां पर ईरान में चलता है, ईरानियन लोगों से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईरान कंट्री में से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिस तरह के बावले वो जो उनके रूल करते हैं, उनसे तो ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आपको दिखता ही है किस तरह की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने क्रिएट करी हैं। और रिसेंटली खमेनी के अपने कमेंट्स जो भारत के बारे में थे, वो भी आपके सामने बड़े क्लियरली हैं। ईरान का प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है कि भाई उसको पता है इट इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल फॉर ईरान। अगर वो ये सब चीजें नहीं करेगा तो ईरान का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे जाके। बट इशू क्या है कि साहब, अभी कितना टाइम ईरान ये गेम खेल सकता है? बिकॉज क्यों? क्योंकि देखिए, ईरान के जो जो एक एक स्ट्रक्चर था, ईरान का जो एक नजरिया था दुनिया को देखने के लिए, इसराइल के ये जो अटैक्स हुए हैं उसके प्रॉक्सीज के ऊपर, आपको दिखेगा कि उस पे बहुत ज्यादा एक डैमेज हुआ है। और ये डैमेज कैसे हुआ है? क्योंकि इसराइल ने बेसिकली उसका ब्लफ कॉल आउट करा है। तीन जो उसके एच हैं, हुतीज, हिजबुल्लाह और हमास, तीनों को उठा के अच्छे से गेम उनका बड़े अच्छे से खेला गया है। यहां पर आप देखेंगे कि भैया हमास तो पूरी तरह से खत्म हो रखा है, एंड हिजबुल्लाह की तो पूरी लीडरशिप तो आपको समझ में आता ही है कि भाई क्या चल रहा है उनके साथ। उनको तो भैया बाहर ही नहीं निकलने दिया, और यहां तक कि हिजबुल्लाह को भी हिचकियां करके इसराइल ने पूरा गेम आगे कर चुके हैं। तो जरा देखें भाई, ये पीछे का गेम चल क्या रहा है, किस तरह से ये कुछ रिजीम चेंज ऑपरेशन टाइप कुछ दिख रहा है मेरे को। उसमें हो क्या रहा है, जरा उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बाय द वे है जिसका नाम है ईरान फ्रीडम कोalition। इसका काम क्या है? मोबिलाइज इंटरनेशनल सपोर्ट, विमेन्स राइट, फ्रीडम मूवमेंट, इन चीजों के बारे में काफी बात करते हैं। गेम क्या होगा कि भाई प्रोटेस्ट करिए इस कंट्री के अंदर, इसको थोड़ा डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करिए किसी भी इशू के ऊपर। तो जैसे मैंने आपको बताया भाई, माशा अमीन का जब ये जो केस हुआ था, जब उसको हिजाब ना पहनने के लिए और सिर पे कवर ना करने के लिए उसको मारा गया था, तो काफी दुनिया में काफी उसकी रिकमेंडेशन हुई थी, काफी लोगों ने उसके ऊपर स्टेटमेंट दिए थे, काफी सपोर्ट आया था दुनिया से उस प्रोटेस्ट के बारे में। ऑल्दो वो प्रोटेस्ट काफी जस्टिफाइड था। हमको भी पता है जिस तरह से वहां पर लेडीज के साथ चीजें की जाती हैं, विच आर नॉट एब्सोल्युटली अप्रिशिएबल, क्योंकि आज की दुनिया के अंदर इस तरह आप अगर चीजें करोगे वहां पर, तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी अ ब्लो बैक। एंड तो एक जो प्रोटेस्ट हुआ था जिसके अंदर ये सब चीजें, ये जब चीजें पूरी हाईलाइट हुई थी, वो आगे लेके जाके आपको दिखा कि भाई कहीं ना कहीं इसको प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की बहुत कोशिश की गई थी। यहां पर मैं आपको बताऊं, जो ईरान फ्रीडम कोalition है उसके अंडर में एक ईरान डेमोक्रेसी फंड है, जिसने 2023 में $55 मिलियन तक इकट्ठे करके रखे थे। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा, ये चीज जो कई रिपोर्ट्स आई हैं उसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, और ये पब्लिक डोमेन की रिपोर्ट्स हैं। काफी हद तक आपको ये भी पता चलेगा, जो शाह ऑफ ईरान के सबसे बड़े बेटे हैं रेजा पहलवी, उनकी भी मूवमेंट्स काफी अभी चलनी शुरू हो चुकी हैं। वो थोड़े टाइम पहले, कल रात को, जैसे रामी जी ने बताया कि वो गए हुए थे इसराइल, इसराइल में बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए, उनके मीडिया इंटरव्यूज, मीडिया प्रोफाइल बिल्डिंग और ये सब चीजें वहां पर चल रही हैं। एंड कहीं ना कहीं वो भी एक एक थिंक टैंक और प्रोपेगेंडा एफर्ट्स उनके काफी हद तक चलते रहते हैं। सो ईरान फ्रीडम कोalition में जो एक एक कॉन्सेप्ट नोट है, जिसका जो कॉन्सेप्ट नोट बेसिकली अगेन इट्स प्रिंटेड कॉन्सेप्ट नोट, जहां पर एक टारगेट करने की कोशिश की है कि जो मासा अमीन की जो किलिंग हुई थी उसके अंदर उसको यूज करके किस तरह ईरान के अंदर एक इंस्टेबिलिटी पैदा करी जाए। और ये चीजें बैक हो रही हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जिसका नाम है फ्रीडम हाउस। एज अ मैटर फैक्ट, ये खालिस्तानी और ये जितने भी ये टट्टू हैं उनके पीछे भी पड़ा रहता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कोरिलेशन है। इन गहरे राज्य के यार, वो रूल्स और जो नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, यूएसएआईडी, ये सारे सेम ही हैं। वो अलग अलग लोग हैं जो इधर उधर करते हैं। जैसे मैंने आपको बांग्लादेश के बारे में बताया, और भी कुछ एक दो दिनों में मेरा एक्सपोजे बांग्लादेश के ऊपर आएगा, जहां पर मेरे पास मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट्स हैं टू प्रूव द फैक्टर कितना पैसा किस तरह से और किस ग्रुप्स को मोबिलाइज किया गया था बांग्लादेश के अंदर।
इसी तरह के कुछ काम करने की कोशिश की जा रही है ईरान के अंदर। तो ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। ऑब्वियसली ये 2021, 2022, 2023 से काफ़ी टाइम से चल रहा है। एक नया गेम अभी आ रहा है। एक नया गेम जो इज़राइल की तरफ से आ रहा है व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब इज़राइल के इंटरेस्ट में सर्वाइवल इंटरेस्ट के अंदर है कि भैया ये जो ये बावले हैं इनको ज़रा हटाया जाए, क्योंकि 3H के बारे में मैंने आपको बताया किस तरह से उनको आर्म किया जाता है और इज़रायली सिविलियंस के ऊपर थ्रेट आता ही है। सवाल ये है कि क्या ये गेम है क्या और ये चलेगा कि नहीं चलेगा? ये गेम है पॉलिटिकल एंड वॉर प्रेशर। चलेगा नहीं चलेगा तो वो तो टाइम ही बताएगा, बट कहीं न कहीं आपको दिखता है कि भई एक जो पॉलिटिकल प्रेशर और वॉर प्रेशर ईरान के ऊपर पड़ रहा है, आपको ये चीज़ होती हुई दिखेगी। पिछले अपडेट में मैंने आपको बताया कि भई ईरान का एक भारत को मैसेज आया कि साहब हमको कोई बड़ी वॉर नहीं चाहिए। हम भारत से रिक्वेस्ट करते हैं कि भई आप एक ऐसे कंट्री हो जो दोनों साइड से बात करते हो, सो प्लीज़ दोनों साइड से बात करके इसको थोड़ा-सा डिफ्यूज़ करने की कोशिश करें। इनके करंट प्रेसिडेंट पेजेस्खान पेजिशकियान, आई कीप फॉरगेटिंग हिज नेम, आई एम सॉरी। उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया कि भाई नेतन्याहू को ये पता होना चाहिए ईरान को कोई वॉर वूर नहीं चाहिए। हम सिर्फ एक रिटेलिएशन कर रहे थे ऑन द फैक्टर कि आपने जिस तरह से हमारे ऊपर अटैक किया था और हमारे इंटरेस्ट के ऊपर अटैक किया था, हिजबुल्लाह को मारा था, इसको मारा, उसको मारा, उस चक्कर में हम आपके ऊपर रिटेलिएट कर रहे हैं और हम कोई भी बड़ी एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं जाना चाहते। बट ईरान ने एक वार्निंग भी दी कि भाई किस तरह से जो ये अटैक अभी इस बार ही हमने करा है, सबको पता होना चाहिए कि अप्रैल में जो हमने अटैक करा है ये उससे बड़ा है और हम इससे ज्यादा डैमेज भी कर सकते हैं। ईरान ने अभी बड़ा क्लियरली एक चीज देखने को उसको दिख रहा है कि साहब इजराइल जो है इस टाइम पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के हाँ या ना बोलने के बावजूद जो उसको करना है वो करता है। ये सब हमको पता है कि भाई जो बाइडेन की रिजीम है वहां पर अभी एक पपेट डक टाइप बनी हुई है, उसको कुछ पता पुता है नहीं, उसको सारा टाइम बीच में बैठा रहता है। कमला हैरिस कुछ और कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो काफी हद तक एक सिचुएशन है जहां पर इजराइल के पास एक छोटी सी फ्रीडम मिली है अपने एक्शन करने की। नाउ देखिए जो सिविल सोसाइटी प्लान है वो चल नहीं रहा ईरान के अंदर। दे बीन ट्राइंग टू डू इट, इट इज नॉट वर्किंग। अगेन ईरान एक बहुत बड़ा देश है जिसके अंदर काफी हद तक डिफरेंट एथनिसिटीज भी रहती हैं। सो एक चीज को रेजोनेट करना पूरे कंट्री के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। तभी मेरे को दिखता है कि जो अगला प्लान नेतन्याहू बोल रहा है यार तुम ये बेवकूफी करते रहते हो, तुम्हारे से कुछ होगा तो होगा नहीं। मेरे को जो करना है विच इज द पॉलिटिकल वॉर प्रेशर, खुले में आके बोलूंगा ये बेवकूफी वाले, ये नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी ये वो कुछ चलता नहीं है। नेतन्याहू ने आके बड़ा क्लियरली एक चीज बोली कि साहब मैं लोगों से बात करना चाहता हूं ईरान के, जो मैं बोलता हूं भैया हमारा आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे तो दुश्मनी आपके ये जो सरबराह हैं, जो मुल्ले बैठे हुए हैं आपके लीडर्स, उनके साथ प्रॉब्लम है जिस तरह से वो चीजें करते हैं। ऑब्वियसली देखिए अब क्या है, अगर नेतन्याहू कहीं ना कहीं थोड़ा सा सक्सेसफुल होना शुरू हो गया तो अमेरिकन जंप कर जाएंगे उसके ऊपर, उसको पूरा नहीं नहीं हमारा प्लान था ये वो पूरा कुछ बोलेंगे। बट कहीं ना कहीं दैट्स व्हाट यू सी हैपनिंग एज फार एज दी इजरायलीज आर कंसर्न, जो करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान अगर उसमें फंसेगा तो देखते हैं। अभी तक जिस तरह से रिटेलिएट करा है ईरान ने, ये दिखता है कि ईरान इस ट्रैप के अंदर फंसने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि इजरायलीज को ये चीज समझ में आती है ईरान के अंदर एक रेडिकल एलिमेंट है। वो खमेनी और उनके लीडरशिप के ऊपर प्रेशर डालेगा इसराइल की तरफ रिटेलिएट करने को, क्योंकि जिस तरह से इसराइल ने इन लोगों को इनको मारा है। तो ये चीज आपको अगेन समझाऊं मैं कि भाई जब खमेनी ने कभी अटैक नहीं करा जब इनका इस्माइल हानिया मारा था, क्योंकि वो एक सुन्नी ग्रुप है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन जब एक शिया ग्रुप मरा, जो हिजबुल्लाह का चीफ मरा, उसके ऊपर इनको अटैक करना पड़ा। नहीं तो इनकी जो लेजिटिमेसी है इस सेक्ट के अंदर, इस सेक्शन ऑफ इस्लाम के अंदर, वो थोड़ी प्रॉब्लम होती हुई दिखती है। ईरान के अंदर एक और इशू है कि भाई ये वॉर और पॉलिटिकल प्रेशर जो है ये चल सकता है, लेकिन ये जो सोशल इवेंट्स करने की कोशिश करते हैं ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ईरान के जो सोशल कंट्रोल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है। अनलाइक बांग्लादेश, बांग्लादेश थोड़ा वीक टाइप था। ये जो सोशल कंट्रोल्स हैं ईरान के अंदर, जिस तरह से रिप्रेशन किया जाता है वहां पर, वो थोड़ा स्ट्रांग है। सो इट्स नॉट दैट इजी टू डू। बट देखते हैं किस तरह से ये चीजें की जाती हैं। अगर मीडिया को देखें, स्टेट्समैन, गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, इसके अंदर तो एक ही एक चीज निकल रही है कि भाई कोई पीस हो नहीं सकती इस रीजन के अंदर जब तक ईरान की ये रजीम वहां पर बैठी है। और ये चीज हमको भी समझ में आती है कि ईरान, देखिए हमारे ऊपर भी जब ये रेड सी में हुए थे, भारत से अजीत दोवल साहब वहां गए थे, थोड़ा स्क्रू टाइट करा था, तब से थोड़ा रेड सी हमारे लिए क्लियर हो रखा है। नहीं तो हमारे ऊपर भी काफी हद तक थ्रेट्स आ रहे थे इसके। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारे इंटरेस्ट है ईरान के अंदर। हमारे इंटरेस्ट क्या है? हमारे इंटरेस्ट हैं चाबहार पोर्ट के अंदर, जहां से हमारे आईएनएसटीसी की तरफ रोड जाती है और जहां से हमारे एक रास्ता जाता है अफगानिस्तान में। अगर एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट वहां पर आके बैठती है तो हमारे को ये देखना पड़ेगा कि भाई किस तरह से इस चीज को नेविगेट किया जाए। ऑल्दो इट शुड नॉट बी मच डिफिकल्ट टू डू, बिकॉज देखिए ईरान का भी एक इंटरेस्ट है टू बी कनेक्टेड विद भारत फॉर ट्रेड एंड मेनी अदर थिंग्स।
इवन नाउ, एंड अगर कोई रिजीम चेंज होता भी है तो इन द फ्यूचर आल्सो ये भी चीज़ ऑब्वियसली उनके दिमाग में रहेगी। बट हैविंग सेड दैट, दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफिकल्ट टाइम। एंड देखिए, अगर आपको दिखे कि भाई ये जो अमेरिका अभी पूरी दुनिया में कोशिश कर रहा है कि उसके फ्रेंडली रिजीम्स हर जगह बैठे, क्योंकि उसको दिखता है कि उसकी हेजेमनी जा रही है, और जाते जाते वो सोचता है कि इसको कितनी टाइम तक मैं एक्सटेंड करा सकता हूँ ये उल्टे सीधे काम करके। इसके ऊपर उनकी एफर्ट पूरी तरह से चलती रहेगी। देखते हैं ये गेम गेम आगे जाता है, कैसे जाता है, और ये एक्चुअली क्या तख्ता पलटता है ईरान के अंदर कि नहीं, क्योंकि ये पूरा चीज़ डिसाइड करेगा इज़राइल अभी। ये जिस तरह से उनके ऊपर रिटेलिएशन आएगा, उसके बाद ईरान के जो स्टेप्स होंगे, वो चीज़ कहीं न कहीं अभी डिसाइड करेगी कि ईरान कितना पॉलिटिकल और वॉर प्रेशर अपने ऊपर ले सकता है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप दोपहर में 3:15 बजे आरएसएन सिंह साहब के साथ हमारे को जॉइन करें, ताकि हम लोग इस सिचुएशन को थोड़ा और डिस्कस कर सकें, इज़राइल के पोटेंशियल टारगेट्स को डिस्कस कर सकें, और रात को हम बात करेंगे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की मेजर जनरल प्रदीप सिंह से, जो यूक्रेन वॉर, इज़राइल वॉर और भी जो चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, जो काउंटर बैलेंस चल रहा है वर्ल्ड ऑर्डर का, उसके ऊपर हम थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे। एक मैंने अपडेट आपके साथ थोड़ी देर पहले किया था, जिसमें अगर आपने ना देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। जयशंकर जी ने जो लात मारी है, उसका रिएक्शन अमेरिका की तरफ से ऑलरेडी आ रहा है। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्यूआर कोड जो आपकी स्क्रीन पे अभी प्रकट होगा, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।